हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं किसी भी काम को बहुत रिलैक्स से करता हूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को केमिकल बॉन्डिंग और इसके साथ मेन ग्रुप एलिमेंट को बहुत ही रिलैक्स से पढ़ेंगे। एक एक टर्म्स, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसको हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर करेंगे और सबसे बड़ी बात, इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही बेसिक से लेके जाएंगे और बिल्कुल टॉप टू द लेवल तक हम ले जाके इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे। इसकी शुरुआत हम लोग IIT JEE के एडवांस लेवल से करेंगे, जूनियर लेवल से करेंगे और उसको लेके हम लोग JRF, DRDO, BARC, TIFAD लेवल तक हम लोग इस टॉपिक को लेके जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक के साथ पूरी तरह से बने रहना, क्योंकि ये जो केमिकल बॉन्डिंग है और मेन ग्रुप एलिमेंट है, पता है बच्चे लोग इसकी प्रॉब्लम क्या है? इस टॉपिक की प्रॉब्लम ये होती है कि हम इस टॉपिक को 11th 12th IIT JEE के टाइम में बहुत अच्छे कायदे से पढ़ चुके होते हैं। देखिए, समझिए प्रॉब्लम क्या होती है कि केमिकल बॉन्डिंग ऑन एवरेज स्टूडेंट की बहुत अच्छी होती है, ठीक है। जनरली सभी स्टूडेंट्स की अच्छी होती है, इसीलिए जब उसे कोई सिखाने की कोशिश करता है तो वो सीख ही नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग में पहले की बातें इस तरह से बैठी हुई है केमिकल बॉन्डिंग या आगे के टॉपिक को लेके कि नई बातों का उस पर असर ही नहीं होता। वो इतना हार्डली उसके दिमाग को उसने बॉन्ड कर रखा है। मेरी बात को समझिए कि केमिकल बॉन्डिंग को इस लेवल पे सीखना क्यों मुश्किल है, क्यों इस लेवल पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जबकि सबको लगता है कि यार मेरी केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे दिमाग में केमिकल बॉन्डिंग पहले से इतना ज़्यादा उसका डीप लेयर बना हुआ है कि नई वाली जो लेयर होती है ना, वो चढ़ ही नहीं पाती हमारे दिमाग पे। अब इसके कारण समस्या ये हो जाती है कि क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के यहाँ जो क्वेश्चन है, मेन ग्रुप एलिमेंट के यहाँ जो क्वेश्चन है, वो 11th 12th वाले तो पूछेंगे नहीं, IIT JEE वाले तो पूछेंगे नहीं। ये टॉपिक तो बिल्कुल अलग है। यहाँ तो एक्सेप्शन भरे हुए हैं, उनके लॉजिक भरे हुए, रीजन भरे पड़े हुए हैं। सॉरी। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है, कि जो पिछले वाला जो आपका लेयर है उसको थोड़ा सा वीक करके हम लोग नए लेयर का फॉर्मेशन करेंगे और केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस बात को रियलाइज करना होगा कि अकेले केमिकल बॉन्डिंग जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक से हमारी जो CSIR का जो पेपर होता है उसमें लगभग 25 to 30 मार्क्स बॉन्डिंग और मेन ग्रुप एलिमेंट मिल के आते हैं, लेकिन होते नहीं है लोगों से, क्योंकि सबके दिमाग में तो बैठा हुआ है कि भाई साहब केमिकल बॉन्डिंग तो बच्चों वाला टॉपिक है, ठीक है, हमने 11th 12th में कर रखा है, यहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ जहाँ वो ऑर्डर वाले क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें डीप वाले क्वेश्चन पूछते हैं, सबका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले इस बात को रियलाइज़ कीजिए कि नहीं, इस लेवल पे केमिकल बॉन्डिंग में आपको फिर से सीखना होगा, तभी जाके आप CSIR टॉपिक कर सकते हैं। पता है, लोग क्वांटम केमिस्ट्री कर लेते हैं लेकिन केमिकल बॉन्डिंग मेन ग्रुप एलिमेंट में गलत करके आ जाए, तो बाद में बोलते हैं कि यार ये टॉपिक तो करना ही नहीं चाहिए। आसान है, लेकिन चूंकि आपने 11th 12th में IIT JEE में इतने अच्छे से पढ़ा है इसको कि यहाँ पर जो नई चीज़ें होती हैं ना, वो आपके दिमाग को इफेक्ट नहीं करती है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आपके लिए लाया है कोर्स 4 UPHESC एडवर्टीजमेंट नंबर 51। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसमें आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सभी के कंप्लीट वीडियोस दिए जाएंगे, ताकि आप इस टाइप पे किसी भी एग्जाम को, चाहे UPHESC हो या इस टाइप पे किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, आप उसे बहुत आसानी से अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकिए। इसकी फ़ी है 3100 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी है इंटरव्यू तक। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक इसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है यूपी में भी फ़िलहाल, तो उसको भी और उसके साथ और भी जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको क्वालिफाई कर आप गवर्नमेंट जॉब लें। इसके अलावा हमने UP PGT या किसी भी इधर PGT या डिग्री कॉलेज के लिए भी कोर्स लॉन्च किया है। इसकी फ़ी है 2500 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी भी है टिल इंटरव्यू। इसके अलावा जो हमने न्यू ऑर्गेनिक बैच केमिस्ट्री का लिए लॉन्च किया है, इसकी फ़ी है 1000 रुपीज़ ओनली और ये CSIR, GATE, JRF, JAM किसी भी एग्जाम के लिए है ये। और इसमें आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच के थ्रू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए गए हैं, जिससे बड़े से बड़े क्वेश्चन जो 4 से 5 मिनट 10 मिनट में बनने वाले क्वेश्चन है वो आपको 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं। आपको अगर बिलीव ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वीडियोज़ के लिंक पे उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप CSIR क्वालिफाई करना चाहते हैं, गेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को लॉन्च कीजिए, जैसे हमारा बैच लेंथनम 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। इसकी फ़ी है 3100 रुपीज़ और वैलिडिटी है 6 मंथ। इसके अलावा हमारा कोर्स है बैच एक्टिनम, जिसकी फ़ी है 5100 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी है 12 मंथ, ठीक है। ये भी CSIR नेट गेट के लिए है। और इसके अलावा हमारा बैच रोडियम जो सबसे इंपॉर्टेंट बैच है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी बिल्कुल भी अनलिमिटेड है, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है और फ़ी है 9100 रुपीज़। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपने कोर्स को हमेशा के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं।
इसके अलावा ये हमारा स्टडी मटेरियल है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी कोर्स को परचेज करने पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको दिया जाएगा। उसके लिए अलग से कोई फ़ी आपको चार्ज नहीं की जाएगी। इसके अलावा ये है हमारा केमिस्ट्री वाइज सिद्धांत एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन को मोबाइल से डाउनलोड करें, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। इसके अलावा आप इसे गूगल प्ले स्टोर से केमिस्ट्री वाइज सिद्धांत सर्च कर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, CSI या ES से जुड़े हुए किसी भी टाइप के एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए केमिस्ट्री वाइज सिद्धांत और हमारे कोर्सेज को परचेज कीजिए और हम आपके अच्छे रिजल्ट के लिए लगातार प्रयासरत हैं। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपको मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आज शुरुआत करते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक से, ऑक्टेट थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, CSI JRF नेट गेट IT जैम के लिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑक्टेट थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन की। देखिए स्टूडेंट, वो देखिए होता क्या है, आप सभी को पता है ऑक्टेट थ्योरी के बारे में, सबने पढ़ रखा है, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसने नहीं पढ़ रखा है। भाई साहब, ऑक्टेट थ्योरी क्या होती है? तो ऑक्टेट थ्योरी का मतलब ये है कि कोई एटम है, ठीक है, वो अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले, यानी 4 बॉन्ड बना ले, तो 8 इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। चाहे वो उसके लिए बॉन्ड पेयर का सहारा ले, लोन पेयर का सहारा ले, हो सकता है कि वो चारों के चारों बॉन्ड बना ले, हो सकता है कि वो 3 बॉन्ड बनाए, 1 लोन पेयर रहने दे, हो सकता है कि वो 2 बॉन्ड बनाए, 1 लोन पेयर रहने दे, ठीक है, या 1 बॉन्ड बनाए, 3 लोन पेयर रहने दे। ऐसी सिचुएशन में उसके क्या होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऐसा आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने इसमें करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है कि भाई साहब आपके पास जो ऑक्टेट है, ठीक है, हम ऑक्टेट की बात करते हैं। ऑक्टेट के बारे में आप समझ सकते हैं, जैसे NH3, जैसे आपको PS3, ठीक है, जैसे आपको CH4, जैसे आपको SiCl4, जैसे आपको H2O, मतलब पता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको ऑक्टेट के अंदर आती है। लेकिन हुआ क्या प्यारे बच्चे लोग कि जब ऑक्टेट को ब्रेक करने की बात है, कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिन्होंने ऑक्टेट की धज्जियाँ उड़ा दी। तो इसमें पहला कंपाउंड था हमारा, जिसको हमने कहा हाइपोवैलेंट। क्या कहा इसको हमने कहा हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट ऐसे कंपाउंड थे जो ऑक्टेट से कम थे, मतलब जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे। जैसे BF3, जैसे आपको BeH2, जैसे AlCl3, ठीक है। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ये BCl3 वगैरह है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल की प्रॉब्लम क्या है कि इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। गौर से देखिए, ये ऑक्टेट से क्या भागे, ये सारे ऑक्टेट से क्या हो गए, कम हो गए। BH2 है, BeF2 है, BeCl3 है, BCl3 है। तो ऐसे जो भी एग्जाम्पल इनके क्या हो गए, ये नंबर जो थे वो ऑक्टेट से कम रह गए। ठीक है, अगर आप इनके बॉन्ड को काउंट करेंगे तो 4 नहीं आएंगे आपके, उससे कम आएंगे। तो इसलिए इनको क्या कहा गया, इसको कहा गया हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट मतलब कि जो वैलेंसी जिसकी कम रह गई 4 से, ठीक है, इनकी वैलेंसी क्या हो गई, 4 से कम रह गई, तो ये हो गया हाइपोवैलेंट। दूसरा हमने देखा, दूसरे नंबर पे हमारा आया हाइपरवैलेंट। दूसरे नंबर पे क्या गया हमारा, हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट में जैसे हमारे पास आ गए SO2, H2S, SO3, PCl5, SF6, IF7, इस टाइप के एग्जाम्पल की प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने ऑक्टेट को क्या कर दिया, ऑक्टेट को ब्रेक कर दिया। इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने ऑक्टेट को क्या किया, ऑक्टेट को इन्होंने ब्रेक कर दिया, मतलब ऑक्टेट से ज़्यादा इन्होंने बॉन्ड बना लिए। 8 होने चाहिए थे लेकिन 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पास है, तो इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया हाइपरवैलेंट। प्यारे बच्चे लोग रिलैक्स हो जाइए। सबसे पहली बात यह है कि हाइपोवैलेंट को लेके आपको बिल्कुल भी हाइपर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्टेट थ्योरी कभी ये थोड़ी कहती कि 8 के 8 इलेक्ट्रॉन बना सकता है, 8 से कम भी तो हो सकते हैं ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। ऑक्टेट थ्योरी इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाती है, कोई ऑक्टेट थ्योरी को प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्टेट थ्योरी को प्रॉब्लम यहाँ से हुई, कोई अगर आपके नीचे रहे तो आपको उससे कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होगी, जब कोई आपसे ऊपर जाना चाहे तब आपको दिक्कत होती है। तो प्रॉब्लम हाइपरवैलेंट को लेके होने लगी। हाइपरवैलेंट को लेके बोला गया कि भाई साहब ये सारे तो ऑक्टेट को ब्रेक कर रहे हैं। अब जैसे SO2 था, SO2 में देखिए 2 दूनी 4 6, आपको क्या हो गया, जैसे ये रहा SO2, 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 10। H2S में देखिए ये रहा सल्फर, हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अच्छा यहाँ तो हो गया, कोई ना, H2S नहीं आएगा, कोई बात नहीं। SO3 देखो, SO3
4 4 8 4 3 12, फिर उसी तरह PCl5 5 दूनी 10, उसी तरह SF6 6 दूनी 12, उसी तरह IF7 7 दूनी 14, ठीक है। उसी तरह से XCF6 XCF4, इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल हैं इन सब ने क्या किया, ऑक्टेट को ब्रेक करने का काम किया। अब भाई साहब ऑक्टेट एक बहुत पुरानी सोच है, एक बहुत पुरानी थ्योरी है ऑक्टेट थ्योरी। उसको इतनी आसानी से टूटते हुए देखना किसी के लिए मतलब आसान नहीं था। लोगों के इमोशंस हर्ट होने लगे, लोगों को लगा यार ये क्या हो गया। ये वैसी ही बात है जैसे कोई आदमी बहुत आस्तिक हो, भगवान को मानता हो, और एक दिन उसको पता चले कि यार भगवान तो होते ही नहीं है, तो उस इंसान का दिल टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि आप किसी भरोसा करते हो, अचानक से एक दिन पता चले कि वो आपका भरोसा तोड़ दिया उसने, तो वो बस वैसा ही फील आया कि ऑक्टेट को लेके लोग काफ़ी हर्ट हुए। जब लोग हर्ट हुए तो उसके बाद फिर वहाँ पर एक व्यक्ति सामने आया। उस व्यक्ति का नाम था सज्जन, मतलब सज्जन नाम नहीं था, सजन, या कोई लोग उसको सुगैन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सुगैन भाई साहब ने, मैं इसको सुगैन ही बोलूँगा, सज्जन नहीं बोलूँगा मैं इसको, सजन लोग बोलते हैं लेकिन इसका नाम बेसिकली सुगैन है, ठीक है। सुगैन सुगैन जो बोलिए। तो इन्होंने एक थ्योरी दी, इन्होंने क्या किया, एक थ्योरी दी। इन्होंने थ्योरी दी कि भाई साहब देखो ऑक्टेट थ्योरी गलत नहीं है, ऑक्टेट थ्योरी बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कि ऑक्टेट थ्योरी को लेके परेशान मत हो, ऑक्टेट थ्योरी कहीं गलत नहीं हो रही है। ऑक्टेट थ्योरी को लेके इन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, आप जब बॉन्ड बनाते हो तो आपके पास बॉन्ड बनाने के लिए आपने 11th 12th में क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कोवेलेंट, आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट, आपने पढ़ा था क्या, आपको आयनिक बॉन्ड, यही सब ने पढ़ा था। अब ये मत बोलना सर ये भी पढ़ा दो, ये तो मेरे से होने से ना है, ठीक है। ये सब मैं क्यों पढ़ाने जाऊँ भाई, इतना मैंने क्या बोला, IIT एडवांस की बात करेंगे 11th 12th की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आपके पास पहले से सिंगल बॉन्ड है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, आपके पास कोऑर्डिनेट है, उसके बाद आयनिक है। इन्होंने एक नए टाइप के बॉन्ड के बारे में बताया, उन्होंने एक नए टाइप के बॉन्ड के बारे में बताया जिस बॉन्ड का नाम था सिंगलेट बॉन्ड। क्या नाम था, सिंगलेट बॉन्ड। अब इन्होंने सिंगलेट बॉन्ड के बारे में बताया कि देखो भाई साहब, जैसे PCl5 है, रिलैक्स हो जाइए, जैसे आपके पास PCl5 है तो ये रहा P, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl। अगर आप ऐसे बनाओगे तब तो भाई साहब ऑक्टेट ही टूट गया। देखो ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ऑक्टेट तो टूट गया। इन्होंने बोला कि नहीं PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनाना है, PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। कैसे भाई, PCl Cl 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 Cl। इन्होंने कहा देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये जो एरो दिख रहा है सिंगल एरो, सिंगल हेडेड जो एरो होता है, 1 साइडेड, ये इन्होंने कहा कि भाई साहब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात करता है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात कर रहा है तो इसका मतलब कि ये स्ट्रक्चर, आप इसको कंक्लूड करो, 2 2 4 2 6 1 7 1 8। बोला यार मैं से कैसे मान लूँ, सबने कहा कि मत नहीं मानूंगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक्सरे डिफ्रैक्शन करवा के देख लो, ठीक है ना, आप इसका देख लो। जब एक्सरे डिफ्रैक्शन कराया गया तो पता चला, क्या पता चला, तो पता ये चला प्यारे बच्चे लोग कि ये जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है और इस बॉन्ड की लेंथ जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। भाई साहब जो सजन जो थे, सुगैन साहब एकदम उछलने लगे खुशी से कि देखो मैंने ऑक्टेट थ्योरी को बचा लिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि ऑक्टेट थ्योरी को टूटने से मैंने बचा लिया। कैसे बचा लिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि देखो भाई इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। और बॉन्ड वीक होगा तो उस बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, तो उस बॉन्ड की लेंथ आपकी ज़्यादा होगी। तो इस बिहाफ पे इन्होंने ये तय किया, इन्होंने बताया कि भाई साहब देखो जो PCl बॉन्ड है, जो आपको कहाँ पर है, जो एक्सियल पे है, ठीक है, वो बड़ा है PCl कहाँ, इक्वेटोरियल से। और ये बात जैसे ही साबित हुई सबको लगा कि यार ऑक्टेट बच गया, ऑक्टेट थ्योरी तो बचा ली गई, ठीक है, ऑक्टेट थ्योरी को बचा ली गई। उसके बाद लोगों ने आओ देखा ना ताओ, धाए धाए दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे भी ट्राई करना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने इसको लगा दिया SF6 पे, बोला कि देखो भाई SF6 पे लगाते हैं इसको। पता चला कि उन्होंने लोगों ने ऐसे लगाया SF6 को, बोला 1 2 3 4 अब 5 6 7 8, सबको लगा था कि यहाँ काम कर जाएगा, लेकिन यहाँ काम किया ही नहीं, सारे के सारे बॉन्ड इक्वल आ गए। फिर उन्होंने क्या किया कि PCl5 में लगाया था, उन्होंने फिर क्या किया, IF7 पे लगा दिया, उन्होंने IF7 पे लगा दिया।
यहाँ तो और उल्टा हो गया, इन्होंने IF7 पे लगा दिया तो और पता है क्या हो गया, उल्टा हो गया। यानी कि बेसिकली इनकी थ्योरी फेल हो चुकी थी भाई साहब, थ्योरी थी फेल हो गई। इनकी थ्योरी सिर्फ PCl5 के लिए लगी, मतलब PCl5 के लिए एप्लीकेबल, इसलिए जब भी सुगेन थ्योरी का नाम आएगा PCl5 का नाम जरूर आएगा, ठीक है। जैसे वो कहावत थी ना, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, वही वाली बात है, जब तक केमिस्ट्री मतलब पढ़ने पढ़ाने वाले लोग रहेंगे और सुगेन थ्योरी रहेगी तब तक PCl5 का नाम आएगा। तो बेसिकली आपको ये बात समझ में आ गई कि ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, ऐसी कोई बात थी नहीं। उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को एक रंग दिया और उसको रंग दे के एक बना दिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे एक नया मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो बात यहाँ ख़त्म हो गई और सुगेन थ्योरी की बात करनी लोगों ने बंद कर दी, ठीक है। सुगेन थ्योरी की बात खत्म हो गई। अब एक और नए साइंटिस्ट आ गया, ठीक है। इन्होंने बोला कि नहीं अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। इन्होंने जो था इन्होंने सिज्विक थ्योरी, एक नए साइंटिस्ट आ गए सिज्विक, ठीक है। इन्होंने जो था इन्होंने मैक्सिमम कोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैक्सिमम कोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया। बोले कि भाई साहब देखो रिलैक्स हो जाओ। इन्होंने कहा कि कोई ऑक्टेट नहीं टूटता है, ठीक है। इन्होंने कहा, मेरी बात को गौर से सुनना, इन्होंने कहा कि कोई ऑक्टेट वॉक्टेट टूटता नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा कि ऑक्टेट का सेंस आप इस बात से लगाइए कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। इन्होंने कहा कि आप ऑक्टेट का सेंस इस बात से समझिए कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वैलेंस सेल के अलावा अगर इनर वैलेंस सेल है, जो इनर ऑर्बिटल है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसमें अगर बॉन्ड बन जाए, तो आप उसको ऑक्टेट में काउंट नहीं कीजिएगा। रिलैक्स हो जाइए, मेरी बात को समझिए। उन्होंने कहा, तुम ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको जितनी भी ऑक्टेट वॉक्टेट चेक करना है तो वो आप बाहर वाले बॉन्ड में चेक करो ना। अगर कोई अंदर से जाके बॉन्ड बना ले रहा है तो आपको खुजली क्यों हो रही है, बिल्कुल आज के लोगों की तरह, कि भाई साहब अपने काम से काम रखो ना। आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर S है, यहाँ P है, ये अपना काम कर रहे हैं, ये 4 दूनी 8 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना ले रहे हैं। अब इसके अलावा यहाँ कोई अगर आके बॉन्ड बनाता है तो आपके पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है, ठीक है। और इन्होंने अपनी बात को साबित भी किया, इनकी बात को समझने के लिए हम भी चलते हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। आप बोलोगे सर क्या सर पढ़ा रहे हो, आपको पढ़ाना था सर बॉन्ड के बारे में पढ़ाना था, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, फिर आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ाना था, फिर आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ाना था, फिर आपको सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ाना था, और फिर आपको यहाँ आना था, ठीक है। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं उसके बारे में क्यों पढ़ाने जाऊं। तो चलिए, तो हमारे पास सिंगली सिज्विक थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कोवैलेंसी की, ठीक है। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, आपके पास एक ये देखिए, ये है आपके पास, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं CH4, ठीक है। हमारे एक मॉलिक्यूल लिया CH4, ये देखो ये रहा C का, आपको C कार्बन पता है, कार्बन क्या होता है भाई 2s2 2p2, और हाइड्रोजन तो क्या होता है 2s1 ही होता है। तो ये लो 2s2 2p2, ये देखो, ठीक है। तो उसमें होगा क्या, आपको पता है कि कार्बन तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा और इस तरह से 1 2 3, ये देखो, और 4 हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आएंगे और 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे, इस तरह से के साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो ये CH4 बन जाएगा। ये सिज्विक थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये सिज्विक थ्योरी का पार्ट नहीं है। सिज्विक थ्योरी का पार्ट क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा अच्छे से। सिज्विक थ्योरी का पार्ट क्या है, देखो जैसे आप ले लो NH3, क्या लो आप ले लो NH3, ठीक है। आप ले लो PS3, आप जैसे NH3 लेते हो, गौर से देखो NH3 लेते हो तो ये रहा आपको नाइट्रोजन, आपको 2s2 2p3, देखो ये 2s2 2p3, ठीक है, 1 2 3। आपको पता है कि नाइट्रोजन में 2D या 3D जैसा कुछ नहीं होता, D नहीं होता है। तो भाई साहब क्या होगा कि जितने भी हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन आएंगे वो सभी हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, 1 2 3, काम खत्म। यही चीज़ PS3 के साथ भी होगी, यही चीज़ जो होगी वो PS3 के साथ भी होगी। ये देखो ये P का 2 हाइड्रोजन
ये 3 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन यहाँ रहेगा और इस तरह से क्या बन जाएंगे, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। ये लो, यहाँ भी बॉन्ड आपका बन के कंप्लीट हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई साहब पता है एक बात क्या है, फॉस्फोरस के बाद के पास एक d ऑर्बिटल भी है, ठीक है। अगर ये 3s है, ये 3p है, तो उसके बगल में खाली ऑर्बिटल है 3d। उसके पास में क्या है, खाली ऑर्बिटल है 3d। अगर फॉस्फोरस चाहे क्या, वो सिचुएशन बनेगा, किसी जाने थोड़ी होता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस ऑर्बिटल में जा सकते हैं। ये सिज्विक का कॉन्सेप्ट है, समझिएगा बात को। उन्होंने बताया कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन को अगर निकालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उसमें जा सकता है। तो सबने कहा कि भाई साहब pH5 बना के दिखा दो। तो पूरे दिमाग खराब हो गया इनका, pH5 तो बन ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता भाई pH5? तो क्योंकि pH5 बनाने के लिए आपके पास जो हाइड्रोजन होगा 1s और ये है 3d। क्या आपको लगता है आज तक के नॉलेज से कि 1s और 3d में कभी बॉन्ड बन सकता है? आप बोलोगे नहीं बनेगा। तो वही बात है कि 1s और 3d में कभी बॉन्ड नहीं बनता है, इसलिए हाइड्रोजन कभी भी एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाने के लिए नहीं जाता है। वो NH3 बना सकता है, NH5 नहीं बना सकता, या PH3 बना सकता है, PH5 नहीं बना सकता है। वो आपको जो है H2s बना देगा, H4s या H6s नहीं बना सकता है, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है, ये है 1s का हाइड्रोजन और ये ऑर्बिटल है 3d का, तो इसके बीच कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। चलो, तो हाइड्रोजन की तो बात नहीं थी, लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम PCl3 ले लेते हैं और फिर PCl5 लेके चेक करेंगे। हाँ बोलो, हाँ सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो ये देखो PCl3 के लिए क्या हो गया, 2s2 2p3 है ना, 2s2 2p3, तो 3 क्लोरीन है, 1 2 3। तो देखो 3 क्लोरीन था, तो तीनों ने मिलके क्या किया, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, देखो PCl3 बन गया। ये बना ना PCl3, P Cl 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 और एक लोन पेयर है ना, तो ये आपको PCl3 बन गया। अब उसमें चलिए PCl5 बनाना, तो PCl5 कैसे बनाए भाई? तो PCl5 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे लेना होगा, ये देखो आपके पास 3 यहाँ है। अब क्लोरीन 5 बॉन्ड बना सकता है, ये क्लोरीन जो है खुद ही 2p से बॉन्ड बनाएगा, तो 2p 3d के बीच बॉन्ड बनना क्या बहुत आसान है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाकर यहाँ लेके चला जाइए आप। अब जैसे आप इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो आपके पास ऐसा हो जाएगा। आप ऐसा आपके पास आ गया। अब आपके पास 5 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आराम से इसके बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए अब इनकी बात समझिएगा, ठीक है, इनकी बात समझिएगा। इन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे पास जो सेल है बाहर में, ठीक है, जो सेल है बाहर में, उस सेल में क्या हो गया कि सेल में तो हमारे पास कितने बने, गौर से देखिए, तो 4 ही बने ना। जो sp, जो हमारे क्या कहे जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव सेल कहे जाते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव सेल कहे जाते हैं, उसमें तो गौर से देखिए तो हमारे पास क्या बने, हमारे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है। जो d है, d तो कभी भी रिप्रेजेंटेटिव होता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बनाते हैं एक, ले लेते हैं H2S, आप H2S ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं, एक ही टाइप का एग्जाम्पल आएगा। ये देखो S और ये P है ना, ये S, ये देखो ये आ गया। आपके पास 2 हाइड्रोजन है, 1 और 2, ठीक है। आप फिर क्या करोगे, 1 और 2, देखिए 2 बन गया H2S। यही H2S है, यही H2O भी तो इसी टाइप का होगा ना। लेकिन अगर हम बनाते हैं H2S के बदले, अगर हम बनाते हैं, कोशिश करते हैं H4S, तो वो तो बनेगा नहीं। चलो हम एक काम करते हैं, ये इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके चले जाते हैं, SF2, मतलब सल्फर को एक्साइटेड स्टेट में लेके चले जाओ, SF2 से SF4 बना। अरे भाई SF2 कैसे ही बन जाएगा ना, हाइड्रोजन बदले क्या लगा देना, क्लोरीन लगा देना। अब आप SF4 बना दो। अगर आप SF4 बनाते तो क्या करोगे भाई, अगर आप SF4 बनाते तो ये देखो, ये यहाँ ऐसे ऐसे, ये देखो 1 2 3 4, ये इसको उठा के यहाँ लेके चले जाओ। अगर ऐसा लेके चले गए तो क्या हो गया, अगर तो देखो ये देखो आपके पास 4 बॉन्ड अब तैयार हो गए। गौर से देखिए, 1 2 3 4। अब आप यहाँ पर आराम से 4 बॉन्ड बना दो, 1 2 3 एंड 4। देखो आपके पास 4 बॉन्ड बन के रेडी हो गए, सही है। अब आप बोलोगे नहीं सर हम SF6 बनाएंगे, ठीक है बना लो SF6।
अगर आप SF6 बनाओगे तो एक जो इलेक्ट्रॉन बचा था उसको भी आप एक्साइट कर दो। ये देखो एक, देखो 1 2 3, ये देखो। अब आप SF6 है तो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, अब ले लो। ये देखो ये बन गया हमारा SF6, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि SF4 SF6, इसके अलावा आप क्लोरीन वाले भी बना सकते हो। आप एक बार HCl बना लो, फिर ClF3 बना लो, फिर ClF5 बना लो, फिर ClF7 बना लो, है ना। तो उस तरह से क्या होगा, Cl वाले में क्या होगा, Cl तो ऐसा होगा, 2 यहाँ होगा, P में क्या होगा 5 होगा, इस तरह होगा। और फिर यहाँ रहा D, 1 2 3 4 5, एक बार ये जाएगा 3 बन जाएगा बॉन्ड, एक बार ये जाएगा 5 बनेगा, एक बार ये जाएगा तो 7 बन जाएगा। इन सब के नाम होते हैं। जब पहली बार जब एक्साइटेड नहीं हुआ होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। पहली बार एक्साइटेड तो बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड टाइम एक्साइट हो जाए उसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तीसरी बार एक्साइट हो जाए तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट। आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। पहले वाले ग्राउंड स्टेट और बाकी आप जैसे जैसे एक्साइट होंगे उसको एक्साइटेड स्टेट। आप जरा गौर से देखिए तो यहाँ पर इन्होंने जो है सिज्विक जो है इन्होंने अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि देखो भाई मेरे पास जो है जो मेरे वैलेंस सेल है या जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव सेल है SP, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास उसमें क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन ही हुए। लेकिन इनकी बात को पार्शियली माना गया, बोला कि भाई साहब ये आप जो है आप जो बातें कर रहे हैं एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, इस बात में कोई दम नहीं है। तो उन्होंने बोला ऑक्टेट ही कौन सा एग्जैक्ट रूल है, ऑक्टेट भी तो हाइपोथेसिस ही है। तो मिला जुला के बात खत्म हो गई। तो ऑक्टेट को बचाने की कोशिश की गई, इन्होंने बचाया, लेकिन ये सारे काम खत्म हो गया। उसके बाद टाइम आ गया मॉडर्न केमिस्ट्री का, ठीक है, टाइम आ गया मॉडर्न केमिस्ट्री। एक बार नोट कीजिए आप इसको। वीडियो को नोट कर, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इन्होंने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए मॉडर्न केमिस्ट्री से बचाने के लिए थोड़ी सी और कोशिश की। कोशिश किया कि इन्होंने बस जस्टिफाई करने मतलब अपनी बात को बताने की कोशिश की। बोला कि देखो भाई साहब जैसे आपके पास जो है अगर आपके पास BH3 है, ठीक है, तो आप इसको H माइनस दे दोगे। अगर आप इसको H माइनस दे दोगे तो क्या हो जाएगा BH4 माइनस हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसमें नया क्या है, सीख लो ना, सुन लो, क्योंकि जो केमिस्ट्री है आपको पता है चीज़ें, सुन लो। सुनने में क्या जाता है, AlCl3 है, Cl माइनस ले लो तो AlCl4 माइनस हो जाएगा, है ना, AlCl4 माइनस। उसी तरह BOH हॉल 3 है तो BOH हॉल 4 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसी तरह BeOH हॉल 2 है लेकिन OH हॉल 3 कर दोगे तो 1 माइनस 2 और 2 OH कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस। मतलब देखो ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बस B तो 2 ही बॉन्ड बना रहा था, हमने 2 उसको और दे दी तो क्या हो गया BeOH हॉल 4 माइनस मतलब OH हॉल 4 2 माइनस हो गया तो क्या हो गया ऑक्टेट कंप्लीट हो गया किसी तरह से। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जैसे कि कितने एग्जाम्पल बताऊँ मैं इसके, AlCl Al2 Cl6, देखो ना AlCl3 था लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने क्या किया, आपको इस तरह से Al2 Cl6 बना लिए। BS3 था, इसने B2S6 बना लिए। इन सब में कुछ है नहीं, ये सब चीज़ बकवास की बातें हैं, ठीक है, इन सब में कुछ है नहीं। चलो तो हम यहाँ से अब जो है यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब जो है कुछ नए नए हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। देखिए कुछ नए क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले एक आपको क्वेश्चन ये है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि CH5+ का पहले आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे CH5+ का स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा CH5+ का स्ट्रक्चर, देखो ये रहा CH5+, भाई साहब ये देखो रहा CH H H, यहाँ H और यहाँ H। देखो इन दोनों पे H पे जो है एक प्लस वेरी कर रहा है, इन दोनों ही H पे, इन 3 H पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऊपर वाले दोनों नीचे वाले जो H हैं इन दोनों पे एक प्लस वेरी कर रहा है, कभी इस पे आता है कभी इस पे आता है। और कार्बन पास इलेक्ट्रॉन कितना है 1, और हाइड्रोजन पास भी कितना 1 2 हाइड्रोजन, लेकिन एक ही हाइड्रोजन पास इलेक्ट्रॉन है। क्या हो गया, एक ही हाइड्रोजन पास इलेक्ट्रॉन। समझो बात को कि जब अगर ऐसा हो रहा है प्लस आ रहा है तो एक हाइड्रोजन अपना क्या कर रहा है, देखो एक हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, देखो
उसके समय में कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो इस H को दे रहा है। समझो बात को, रिलैक्स हो जाओ। देख भाई मेरे, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक उसने यहाँ यूटिलाइज किया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक बचा हुआ है। अब चूंकि प्लस आ गया है तो प्लस क्यों आया? CH3 प्लस नहीं है, ये CH5 प्लस है। ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के मतलब एक H प्लस लेके आया है। तो मान लो ये रहा H प्लस आपका, मान लो ये रहा H प्लस। तो कार्बन ने क्या किया, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया सिंगलेट बना के। और उसके नीचे जो H था उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, उसने भी क्या किया, सिंगलेट इलेक्ट्रॉन के थ्रू उसने कार्बन को दे दिया। अब यही प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा। अब यही प्रोसेस क्या होगा, अब इस प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा। रिपीट कैसे होगा, अब ये हाइड्रोजन जो होगा, ये हाइड्रोजन पे जो प्लस होगा वो आप एज्यूम कीजिए कि नीचे वाले पे है, तो अब आपको इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर ऐसे आएगा, देखो। लेकिन आप इसको बेसिकली आप ऐसे लिख के छोड़ दो, C। देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसलिए आपको देखना होगा। आप इसको ऐसे लिख के छोड़ दो, ठीक है। बोलोगे सर सिंगलेट बॉन्ड को हमने खारिज कर दिया था। खारिज नहीं कर दिया था, हमने सिंगलेट बॉन्ड को सीखा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल तो आपको तो पहले पता है भाई। आपके दिमाग में पहले ही एक बात आनी चाहिए कि सबसे पहले ना मैं सचिन घियर सर का आपको डायलॉग देना चाहूँगा, ठीक है। ये मुझे स्टार्टिंग में ही बोल देना चाहिए था। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज नॉट अ डंडा। बॉन्ड कोई डंडा नहीं है, ठीक है। बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आपकी मर्जी है उसको जैसे मानिए। देखिए जैसे कि आप भगवान को मानते हैं, ठीक है। आपको पता है भगवान को अपनी मर्जी से मानते हैं। अब जैसे इंडिया के लोग हैं, हमारे यूपी बिहार के लोग, उनके भगवान जो होते हैं ना, कुछ काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, ठीक है। शिव जी काले हैं, राम जी गोरे हैं, कृष्ण भगवान काले हैं, क्योंकि हम सब काले गोरे का मिक्सचर होते हैं। तो अपने जैसा भगवान भी हम मान लेते हैं। हमारे भगवान की भी हाइट वही 5-5.5 फुट के आसपास, 5 फुट 6 इंच के मतलब हाइट होती है, ठीक है। वैसे ही हम उनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है। साउथ के लोगों के भगवान अलग टाइप के होते हैं। वहाँ के भगवान आप देखोगे जाके मुर्गन टाइप के होते हैं। वहाँ के भगवान अलग डिज़ाइन के होते हैं। आप जो है यहाँ चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, वहाँ के जो भगवान होते हैं, उनके जो भगवान होते हैं वो बिल्कुल उसी टाइप के दिखते हैं। वो उस टाइप के घन वो बाल वाले जैसे वो दिखते हैं, उन्होंने खुद अपने जैसा भगवान बना लिया है। आप जो है यूरोप चले जाओ, यूरोप में जो ईसा मसीह हैं, देखो उनकी आंखें नीली हैं, रंग गोरा है, चेहरा पतला दुला है, बाल जो है वो जो है मतलब गोल्डन है। तो जैसे इंसान होता है, इंसान ने अपने अपने हिसाब से भगवान बना लिए, ठीक है। उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप भी चाहो तो एक काम करो, मिट्टी पोत लो, एक नया डिजाइन बना दो, उसको कोई नया नाम दे दो कि ये मेरे भगवान है। आपको कोई कुछ नहीं बोलने जा रहा है। तो सच्चाई तो ये है कि बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आप उसको जैसे दिखा दो। आप बोलते नहीं सर हम ऐसे नहीं, बॉन्ड हम ऐसे ही दिखाएंगे। हम लोग कोई बात नहीं, ऐसे दिखा दो। आप बोलो नहीं सर बॉन्ड तो हम ऐसे दिखाएंगे सर, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलो नहीं सर बॉन्ड तो हम ऐसे दिखाएंगे, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर बॉन्ड हम ऐसे दिखाना चाहते हैं, हम लोग कोई बात नहीं है। तो भाई साहब जैसे दिखाना दिखाओ ना, जिसका कोई शेप ही नहीं है आप उसको अपने हिसाब से शेप दे दो। तो इस तरह की चीज़ें जब होती है तो ये चीज़ें आपको परेशान नहीं होना है, बस समझना है। अब देखो ना, किसी ने आयनिक बॉन्ड बनाया बोला प्लस माइनस, किसी ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया ऐसे, किसी ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया ऐसे। और रियल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। रियल में सब कुछ नहीं, रियल में सिर्फ ओवरलैपिंग होती है। रियल में क्या होता है? सिर्फ ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की। और ये जब से क्वांटम थ्योरी ने इसने तो उसको उसके कॉन्सेप्ट को भी खत्म करना शुरू कर दिया है। तो खैर, तो हमारी बात यहाँ पर यह है कि हमने क्या किया कि भाई अलग अलग स्ट्रक्चर्स को हमने चेक किया। अब वो जैसे कि हम बात करते हैं कि मॉडर्न टाइम आ गया, मॉडर्न टाइम आ गया तो सारे पुराने स्ट्रक्चर पे हमने मिट्टी डाल दी, सारा काम खत्म कर दो, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर की बात नहीं करते आज के डेट में। अब हम बात करते हैं किसी, हम मॉडर्न स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो मॉडर्न स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे हम, तो जैसे हमने बात किया, आपको सपोज कीजिए कि हमने बोल दिया कि नहीं भाई ऑक्टेट वॉक्टेट की बात नहीं करनी है, CH4 बना दो, H2SO4 बना दो, NH3 बना दो, PCl5 बना दो, SF6 बना दो, IF7 बना दो, ठीक है, XCF4 बना दो, XCO2 बना दो। ये सारी चीज़ें आपको जो मर्जी करे बना दो। आपने 11th 12th में खूब दबा के बनाए हैं सब स्ट्रक्चर्स को। इन स्ट्रक्चर्स में आपको लजने की कोई भी नहीं मिलोगे। अभी मैं बनाऊंगा IF7 बनाने बोलूँगा, आप तुरंत बोला अरे सर क्या बच्चा वाली बात कर रहे हैं सर पेंटागोनल बाई पिरामिडल सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, इंटेलिजेंसी पे शक मत करो। ये देखो ना, आप ऐसे करोगे बात डायरेक्ट हो जाएगा IF7। आपको जो बनाने बोलेंगे, XCF4 बनाने बोलेंगे, XCF4 बना, जिगजैग स्ट्रक्चर बना दोगे, सीसॉ स्ट्रक्चर बना दोगे, टी शेप बना दोगे, हाइब्रिडाइजेशन। सर क्या बच्चों वाला काम बता रहे हो सर, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब हमें ना सिखाओ, हम ये सब सीखे हुए हैं। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, मैं सिखा भी कहाँ रहा हूँ, मुझे तो पहले से पता है कि ये सब चीज़ें आपको आती है, इन पे तो मैं डिस्कस भी नहीं करने जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास स्ट्रक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो
क्लियर है, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना जो होता है वो जरूरी होता है, ठीक है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी होता है। एक काम कीजिए, थोड़ा सा आप लोग वीडियो को पॉज करके इन स्ट्रक्चर्स के बारे में जरा बनाइए। तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कुछ पहले आप बनाइए, नोट कीजिए, चाहे आप इसको होमवर्क समझ के बनाइए या जो समझ के बनाइए। H2SO5, H2S2O7, H2S2O8, P4O6, P4O10, I3 plus I3 minus O3, S4O6, H2 S4O7, NO2 plus NO2 minus, ClF3, ClO3 minus, ClO4 minus, XeO2, XeO3, XeO4, XeF6, XeO2F4, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए और इनके एक्यूरेट स्ट्रक्चर आप मुझे बनाकर दिखाइए, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको सारा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। अब चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में था, आप लोग थोड़ा मुझे जवाब दीजिए, ठीक है। देखिए, जब भी मैं कुछ पूछता हूँ जरूर बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में। ये जो हमने CH3+ पढ़ा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये CH5+ का हाइब्रिडाइजेशन कोई बता सकता है, ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था तो मैं बड़ा सोचने लगा था कि भाई क्या आप लोग जवाब देंगे। CH3+ का हाइब्रिडाइजेशन तो सबको पता है कि sp2 होता है, कोई CH5+ का बताएगा? आप बोलोगे सर बेईमानी कर रहे हैं सर, यस आपने प्रॉमिस किया कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाओगे और पढ़ाने से पहले सवाल पूछने लगे। सोच के बताओ। चलो मैं ऑप्शन लिखता हूँ, sp3, sp4, sp3d, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन इसका? सोच के बताओ। बोले सर sp2 तो लिखाएंगे सर आपने, हमने हाँ sp2 भी लिख लो, ठीक है। sp4 भी लिख सकता है क्या? बिल्कुल होता है sp4 क्या, sp4.5 होता है, sp3.5 होता है। कौन सा ऑप्शन होगा? sp3, sp2, sp4, sp3d, कौन सा होगा आंसर? सोचो सोचो जल्दी, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। sp2 होगा। आप बोलोगे सर क्यों sp2 क्यों होगा? क्योंकि आपने बचपन से पढ़ते आ रहे कि भाई जो चीज़ जो बॉन्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन तभी पॉसिबल होता है ना जब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। जो मूव करते हैं वेरिएबल होते हैं, जस्ट लाइक पाई बॉन्ड, वो कभी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में इन्वॉल्व नहीं होते। कि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है वो परमानेंट क्या करता है, ओवरलैप करता है, परमानेंट ओवरलैप करता है। उसकी ओवरलैपिंग क्या होती है, परमानेंट होती है, टेम्पररी ओवरलैपिंग नहीं करते हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हालांकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया है आपको, बताएंगे थोड़ी देर में। क्या ये आपको परमानेंट दिख रहा है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखा कि भाई साहब ये यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से यहाँ आया, और थोड़ी देर बाद मैंने बोला कि भाई साहब देखो उल्टा हो गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया है, देखो ये उल्टा हो गया, देखो ना, अभी दिखाया ना मैंने आपको भी, ये देखो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया कि भाई साहब एक बार ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, दूसरे में ये यहाँ गया, नीचे वाला उल्टा गया। मतलब एक बार ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, एक बार ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है। तो जब ये कांस्टेंट ही नहीं है तो इसके जो ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ऐसे केस में आप हाइब्रिडाइजेशन से इनको आप क्या करेंगे, कट आउट कर देंगे और ये 2-3 को ही लेंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। नेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप जरा मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। मैं कॉपी करना नहीं करूंगा आपका। अरे यार कितना आगे है, ये लो, एक और क्वेश्चन का मैंने जवाब दीजिए। कोई एटम है, ठीक है, मान लो कोई एटम कार्बन है, मैं पूछूं कि कार्बन में कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल है। आपसे पूछूंगा भाई 2p, 3d, 4p, 4s, कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल है, कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। और एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। आप बोलोगे सर ऑल ऑफ दीज ना सर, खाली एटम है तो सारे ऑर्बिटल तो पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन नहीं है वो अलग बात है, ऑर्बिटल तो सारे पॉसिबल है, ठीक है। तो सारे ऑर्बिटल होते हैं
इसलिए उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले थोड़ी सी ओवरलैपिंग पढ़ लेते हैं। बोलो सर क्या सर पढ़ा हमने ओवरलैपिंग? बोले भाई साहब मेरी नज़रों से पढ़ लो थोड़ा। देखो जब हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो यहाँ कई सारे फैक्ट निकल के आते हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है ओवरलैपिंग, ठीक है, चलो बहुत अच्छे हो, आपने पढ़ रखा ओवरलैपिंग। एक सवाल का जवाब दो। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर हमने पढ़ रखा है ओवरलैपिंग, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। कोई भी टॉपिक स्टार्टिंग में इजी लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो टॉपिक आगे बढ़ता है फिर वो टफ होता जाता है, फिर आगे चल के वो टफेस्ट पार्ट बन जाता है। इसलिए आप स्टार्टिंग में स्किप मत करो। चलो मुझे सवाल का जवाब दो तो SS, PP, DD, चलो बताओ इनमें से जो स्ट्रेंथ है, जो ओवरलैपिंग का स्ट्रेंथ है किसमें ज्यादा है, SS, PP या DD? किसमें ओवरलैपिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? सोच के बताओ मुझे। SS, PP, DD का ओवरलैपिंग का स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगा? ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड। आप बताओ, ऑर्डर बताओ मुझे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ऐसा नहीं छोड़ना, कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे देखना है कि किन लोगों ने किया है, और ताकि मैं चेक करूं। देखो ये रहा SS, PP, DD, कितने बच्चों को पता नहीं क्या किए। इसका सही ऑर्डर ये है SS, PP, DD। हो गया। कितने लोगों का गलत भी हुआ होगा, ऐसे मुझे पता है किसी ने गलत नहीं किया होगा, लेकिन किसी का गलत हुआ होगा तो समझ लो, ठीक है। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट यही तो है। पर भाई साहब मैं नहीं पढ़ा रहा आपका 11-12 लेवल का, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। मैं अच्छी बातें चाहिए आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो भाई प्रॉब्लम क्या है कि जब आप SS की ओवरलैपिंग करवाते हो, तो जब भी आप ओवरलैपिंग करवाते हो तो ऑर्बिटल का भी अपना एक सेंटर होता है कि नहीं होता है सेंटर। और सेंटर क्या होता है, बड़ा हार्ड होता है किसी भी चीज़ का। ऑर्बिटल का सेंटर भी क्या होता है, हार्ड होता है। और सेंटर जो होते हैं ना, सेंटर में भी क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसलिए इसके बीच जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, पुअर ओवरलैपिंग होती है। पी का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इनके जो सेंटर होते हैं वो कंपेरेटिवली दूर होते हैं, तो यहाँ ओवरलैपिंग और बेटर तरीके से होती है, ठीक है। और जो DD ओवरलैपिंग है, तो DD ओवरलैपिंग में D ऑर्बिटल और बड़ा होता है, और अगर D ऑर्बिटल और बड़ा हो तो उनकी ओवरलैपिंग और अच्छी तरह होती है। इसलिए SS से बेटर PP है, PP से बेटर DD है। आप सभी लोग क्या किए, आप लोग SS सबसे हाईएस्ट किए होंगे, उस पर PP, उसके बाद DD, मुझे सब पता है, ठीक है। आपकी आंखों में देख के मैं बता सकता हूँ कि आप लोग सोच क्या रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि आप लोग कैमरा के सामने पढ़ रहे हैं तो मुझे पता नहीं चल रहा है, सब पता चल रहा है मुझे। SS आप लोग सबसे हाईएस्ट रखेंगे, उसके बाद PP, उसके बाद लास्ट आप लोगों ने DD किया होगा। ऐसा नहीं है, आपको SS सबसे वीक है, क्योंकि पता है कि न्यूक्लियस क्या हो गया, आपको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, दूर रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए दूर रहेंगे तो क्या होगा, कॉलिजन बहुत छोटा होगा। वैसे भी SS का साइज छोटा होता है, जब साइज छोटा होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उसके बीच ओवरलैपिंग क्या होती है, कम हो पाती है। यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या होगी, ज़्यादा हो पाती है, ठीक है। देखिए तो इस तरह से हमने इस बात को समझा। ओवरलैपिंग में ज़्यादा कंसेप्ट कुछ है नहीं, ओवरलैपिंग में कुछ है नहीं भाई साहब। एक होता है आपको एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसको हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं। दूसरा होता है हमारा लेटरल ओवरलैपिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। जब हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनता है हमारा, सिग्मा बॉन्ड। और जब हम लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनता है हमारा, पाई, मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनता है हमारा, पाई बॉन्ड, है ना। जब हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनता है हमारा, सिग्मा बॉन्ड। और जब हम साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनता है हमारा, तो हमारा पाई बॉन्ड बनता है कि नहीं। ये चीज तो आप पहले से जानते हैं, आपको पता है कि ये पाई बॉन्ड है, और ये क्या हो गया आपको, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड तो क्या होता है, पाई से ज्यादा मजबूत होता है। अच्छा चलो बताओ, सबसे पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा, उसके ऊपर क्या होता है, पाई, उसके नीचे क्या होता है, पाई, और उसके बाद अगर बने तो फिर डेल्टा, एक और बने तो डेल्टा। देखो बच्चे लोग ध्यान दो, सिग्मा, पाई, पाई, उसके बाद फिर डेल्टा, डेल्टा। तो पहला बॉन्ड होता है सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा भी क्या होता है, पाई, और चौथा क्या होता है आपको, डेल्टा, पांचवा भी क्या होता है, डेल्टा। क्या बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल है कि सर पहले पाई बन जाए? होता है, बिल्कुल होता है। कुछ ऐसे एटम है जिसमें पहले पाई बन जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे एटम होते हैं जिसमें क्या होता है, पहले पाई बन जाता है। आप याद करो, आपने जब क्लास 11-12 में आपने MOT पढ़ी थी तो आपने N2 का MOT पढ़ा होगा। ध्यान दो बच्चे लोग, एकदम शांत हो जाओ प्यारे बच्चे लोग। आपने N2 का MOT पढ़ा था, याद है N2 का MOT कैसे पढ़ा था आपने, ये देखो, ये देखो आपने पहले N2 का MOT ऐसे ही तो पढ़ा था ना। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, S2 3, P में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 दूनी 6, 2 नाइट्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। देखो पहले पाई ही बन गया, यानी अगर 2 नाइट्रोजन आपके पास, याद करो, तो पहले आपको क्या बनाना, पाई, दूसरा भी पाई, तीसरा जाकर सिग्मा बनता था। देखो इसीलिए तो नाइट्रोजन इतना हार्ड होता है।
कि उसके पाई बॉन्ड ही मजबूत है ज़्यादा, जो उसका पाई बॉन्ड जो पहले बन रहा है, जो पहले टूटता है पाई बॉन्ड वही ज़्यादा मजबूत है। इसलिए तो नाइट्रोजन इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि भाई किसी भी सिचुएशन में नाइट्रोजन को तोड़ना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ता है ताकि नाइट्रोजन को टूट सके। ठीक है, नाइट्रोजन जनरली नहीं टूटता है, क्यों? क्योंकि उसका पाई बॉन्ड ही पहले बन गया है और उसका पाई बॉन्ड सिग्मा से क्या हो गया, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये भी एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए कोई ना। तो हम क्या थे भाई, ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं भी हमने ओवरलैपिंग में सिखाया कि भाई साहब कुछ नहीं है, वो क्या करते हैं ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, अब समझो बात को। जैसे कि आपके पास एक तो हो गई एसएस ओवरलैपिंग इस तरह से, एक हो गई एसपी ओवरलैपिंग। ठीक है, उसके बाद क्या होती है ना, देखो ये हम पाई की बात करते हैं, सिग्मा की बात नहीं कर रहे, सिग्मा में कुछ है नहीं, पाई की बात करो। देखो ये देखो, इसके बीच ओवरलैपिंग हमने इस तरह से करवा दी है। ठीक है, अब पता है अगर आपके पास ये रहा डी ऑर्बिटल, ठीक है, और डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल के साथ जरा गौर से देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखो ये रहा आपका डी ऑर्बिटल। हमने क्या किया कि डी ऑर्बिटल से हमने दूसरे डी ऑर्बिटल को जोड़ दिया। बहुत अच्छे, देखो डी ऑर्बिटल से दूसरा डी ऑर्बिटल इस तरह जुड़ा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये रहा आपके पास डी ऑर्बिटल। मान लो कि आपके पास ये कौन है, ये है आपके पास 3D। ध्यान दो, ये कौन सा ऑर्बिटल है, 3D। इस 3D के साथ हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं 2p को, और एक और 3D लेते हैं जिसके साथ हम जोड़ने की कोशिश करते हैं 3p को। अब बात समझना, हमने क्या किया कि 3D के साथ हम 2p को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 3D के साथ किसको जोड़ रहे हैं हम, 2p को। तो जब 3D के साथ 2p को जोड़ेंगे तो 2p क्या होगा, ऐसे जाके जुड़ेगा। देखो 3D के साथ जब 2p जुड़े तो ऐसे जुड़ेगा। ये देखो 3D के साथ में 2p को जोड़ दिया, 3D प्लस 2p ऐसे जुड़ा। लेकिन 3D के साथ जब हम 3p को जोड़ते हैं उसके रेंज से बाहर चला जाएगा। इसलिए कभी आपको पूछा जाए कि 3D 2 पाई और 3D 3 पाई में, मतलब 3D पाई 2p पाई और 3D पाई 3p पाई में कौन ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, सोच के बताओ। 3D पाई 2p पाई और 3D पाई 3p पाई, कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आप बोलोगे सर ये चीज़ तो नहीं पढ़ी थी मैंने। हाँ, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना। मैं आपको ओवरलैपिंग नॉर्मल क्या करूँगी, एक्सियल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग से जो है पाई बॉन्ड बनते हैं। ये सब चीज़ आपको पता ही है। जो चीज़ आपको नहीं पता वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये चीज़ आपको सवाल एग्जाम पर पूछा हुआ, नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछ दिया 3D पाई 2p पाई और 3D पाई 2p 3p, मतलब और भी मिलाए थे, तो बाकी तो 2 आसान थे, इन्हीं दोनों बच्चे कंफ्यूज कर गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि सर कभी 3D पाई और 2p पाई और 3D पाई 3p पाई में कभी जो है हमें बॉन्ड देखना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आपने देख लिया। आज आप समझ जाओ कि 3D पाई 2p पाई में क्या हुआ कि इनके साइज क्या हो गए, इनके साइज सिमिलर है। ठीक है, ये भले ही ज़्यादा बड़ा है लेकिन चूंकि ये टेढ़ा है तो ये इसके साथ क्या होता है, फिट बैठ जाता है। लेकिन चूंकि इन दोनों की 3D पाई 3p पाई, तो ये इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये इस साइज का है, इसलिए क्या हो गया, इसके रेंज से बाहर चला गया। और अगर इसके रेंज से बाहर चला गया तो इसके बीच जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड क्या हुआ, वो बॉन्ड आपका वीक हो गया। ध्यान दीजिए, नोट कीजिए इसको। आप पूछोगे क्या सर ऐसा कोई एग्जाम्पल है सर जहां पर कि आपके 5 बॉन्ड बन सके। मैंने हाँ भाई है ना एग्जाम्पल। सर उसको छोड़ो सर, पहले आप ये बताओ कि ये 5 बॉन्ड बना कैसे। बोले बिल्कुल सही चीज़ तो आपको सीखना था, ये चीज़ तो मैं चाह रहा था कि आप पूछो। देखो जब ये आपके बॉन्ड इस तरह से बने तो ये क्या हो गया, सिग्मा। इसके ऊपर इस तरह बॉन्ड बने तो क्या हो गया, पाई, एक और पाई। अब मैं पाई तक को दिखा दूंगा, डेल्टा बॉन्ड यहाँ नहीं दिखा सकता, ठीक है ना। 2 पाई तो मैंने दिखा दी। डेल्टा कैसा हुआ भाई, तो डेल्टा ऐसा हुआ, देखो जब डी ऑर्बिटल आपस में जुड़ गया, ठीक है। देखो जैसे आपके पास डी ऑर्बिटल है, कैसे आप दूसरा डी ऑर्बिटल लाके रख दो इसके ऊपर और उसके इस पोर्शन को क्या कर दो, जोड़ दो, मतलब ऐसे। देखो ये क्या होता है, ये हो गया आपका डेल्टा बॉन्ड। और जब ये और एक और बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा 5 हो जाएगा। तो देखो सिग्मा, एक पाई, दूसरा पाई, देखिए हो गया, कितने हो गए, 1 2 3, चौथा में क्या हो गया, डेल्टा, एक और डेल्टा बनता है।
तो इस तरह कितने हो गए टोटल 5 बॉन्ड हो गए। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें ये 5 बॉन्ड बन सके? हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल है, क्रोमियम क्रोमियम के बीच जो होता है इस तरह से 5 बॉन्ड बन सकते हैं। ये अकेला एग्जाम्पल अभी तक पाया गया है, 2007 में ही इसकी डिस्कवरी हुई है। अभी ये खोजा गया, डिस्कवरी क्या कि क्रोमियम क्रोमियम के बीच में क्या होता है, सब 5 बॉन्ड इस तरह से बन के आपके रेडी हो सकते हैं। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन का जवाब दे दो आप। ठीक है, एक आपके पास ये भी समझो कि जैसे कि हमने क्या किया, 2p पाई बॉन्ड बनाया, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग हुई, साइज छोटा था, अच्छा ओवरलैपिंग हुआ। 3p पाई अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हुई, बता रहे हैं। 4p पाई बहुत खराब, बहुत पुअर। 5p पाई सोचना भी मत, क्यों भाई? 2p पाई से बना, देखो छोटा था एकदम आराम से बन गया। ठीक है, 3p पाई बड़ा था नहीं बना, मतलब स्ट्रांग नहीं हुआ। 4p पाई और बड़ा हो गया, ठीक है, हट जाता है वो। 5p पाई और बड़ा हो गया, जितना साइज बड़ा हो जाएगा उसके लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रांग नहीं होगा ना, वो आसानी से छूट के अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, वो जुड़ेगा ही नहीं। क्योंकि अगर 5p होगा तो बीच का गैप भी तो बढ़ जाएगा। ये जो बीच का गैप है, ये जब बीच का गैप छोटा है, लेकिन ये अगर जितना नीचे जाएगा तो बीच का गैप भी तो बढ़ता जाएगा। अगर बीच का गैप बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये अगर आपको पता है बीच का गैप बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो ये बीच का गैप बढ़ जाएगा, फिर ये जुड़ेगा ही नहीं। तो ये इतना बड़ा हो गया कि ये अट्रैक्शन ही नहीं होगा, छोटा है, नज़दीक है तो आराम से जुड़ गया। इसका मतलब ये है कि भाई साहब आप O2 तो बहुत मज़े से बना सकते हो, N2 तो बहुत मज़े से बना सकते हो, लेकिन S2 नहीं बना सकते। आप P3 नहीं बना, मतलब P2 ऐसे नहीं बना सकते। ठीक है, इस टाइप एग्जाम्पल आप ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि जो पाई बॉन्डिंग हुआ ये वाला यहाँ बन सकता है, उसके बाद नहीं बनता है, मतलब यहाँ बन सकता है, देखो इस समय नहीं बनता है। क्यों बनेगा भाई? क्योंकि इनके जो p पाई बॉन्ड है वो क्या होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं, इसलिए आप ऐसा ट्राई ही नहीं करोगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप बोलोगे सर आप पढ़ा कम रहे, क्वेश्चन ज़्यादा करवा रहे हो, तो चलो कोई ना। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने लिया आपको 3p पाई, 3p पाई, 3d पाई, 3d पाई, 3d पाई, 2p पाई और 3d पाई और 3p पाई। इसका ऑर्डर बता दीजिए मुझे, 1 2 3 4। फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इनका ऑर्डर बताइए। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बताइए मुझे आप, इसका ऑर्डर बताइए जल्दी। वीडियो पॉज कीजिए, 1 2 3 4, चलिए पॉज कीजिए। हो गया? आप बोलोगे सर देखो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो ये हो जाएगा सर, 3d पाई हमने, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कि मैंने पहले ही बता दिया था कि d पाई बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो सेकंड तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। सर 3p पाई सबसे खराब होगा सर, ये सबसे पीछे होगा, हमने बिल्कुल सही होगा। अब S तो है नहीं तो उसी को लेंगे ना, 3p पाई। सर अब बच गए कौन आपके, ये दोनों 3d पाई 2p पाई और 3d पाई 3p पाई। सर आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 3d पाई 2p पाई 3p पाई होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसका मतलब 4 यहाँ आ जाएगा। और सर ये देखो सर 3d पाई 2p पाई भी थोड़ी देर पहले आपने बताया था, ये 3 नंबर यहाँ देखो, यही क्वेश्चन था जो CSIR में पूछा हुआ, देखो ना 3d पाई 2p पाई, देखो 3d पाई 2p पाई, ये देखो 3d पाई 3p पाई, 3d पाई ऐसे हो गया और 3p पाई ऐसे हो गया। 3d पाई ये तो सबसे बेटर है, ये तो सबसे बेटर है, ये देखो ये सबसे बेटर हो गया। और 3p पाई भाई तो इसका तो बात ही मत करो, ये सबसे पुअर है ये। ठीक है, इसलिए क्या हो गया 2 3 1 2 3 4 1, ये इसका ऑर्डर हो गया। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फिर आगे इसको और आगे पढ़ाएंगे। इस टोटल टॉपिक को मैं कंप्लीट करूँगा, फिर आपका मेन ग्रुप एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से इस पूरे टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए, ठीक है, बिल्कुल पूछिए, जरूर पूछिए। आपके पूछने से मुझे हिम्मत मिलती है, अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए कमेंट में आप लोग जरूर अपने क्वेश्चन रखा कीजिए, ताकि लगे कि हाँ भाई आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी है। ओके, थैंक यू सो मच।